मार्च की शुरुआत में पेटीएम का शेयर प्राइस थोड़ा बहुत बढ़ने लगा था क्योंकि खबर आ रही थी कि पेटीएम अपने स्मॉल फाइनेंस बैंक लाइसेंस के लिए अप्लाई करेगा। बट ऐसा क्या हो गया कि यार पिछले 2 दिन में कंसिस्टेंटली पेटीएम का शेयर प्राइस हर दिन 10% गिर रहा है और उनका आईपीओ में तो यार एक शेयर का प्राइस 2150 रुपये था, अभी गिर के 600 से भी कम हो गया है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्नब नायक, आप देख रहे हैं स्टार्टअप ज्ञान। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यार पेटीएम का शेयर प्राइस और कितना गिरेगा, बट उससे इंपॉर्टेंट ये भी डिस्कस करेंगे कि यार पेटीएम का शेयर प्राइस कंसिस्टेंटली गिर क्यों रहा है। तो जल्दी से वीडियो शुरू कर देते हैं। अब यार पेटीएम के इन्वेस्टर्स की तो यार बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। मतलब जितना उनके पूरे खानदान ने पेटीएम से कैशबैक नहीं कमाया, उससे ज़्यादा तो पेटीएम के एक शेयर का प्राइस गिर चुका है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। और कितना गिरेगा उसका भी आइडिया नहीं है। अब मेन रीज़न तो आप सबको पता ही होगा कि यार आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है कि वो नए यूजर्स ऑनबोर्ड नहीं करते और अभी उनका आईटी ऑडिट होगा। रिपोर्ट सबमिट करने के बाद ही पता चलेगा कब से वो नए यूजर्स ऑनबोर्ड कर सकते हैं। बट आप बोलेंगे कि यार ये पेटीएम और पेटीएम पेमेंट्स बैंक अलग नहीं है क्या? अब देखो यार, पेटीएम की होल्डिंग कंपनी है 197 कम्युनिकेशंस और ये जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक है उसमें 49% स्टेक है 197 कम्युनिकेशन का और 51% स्टेक है विजय शेखर शर्मा का, जो कि 197 के फाउंडर हैं। अब वैसे 197 के बहुत सारे सब्सिडरीज हैं, बट 2021 में करीब 33% पेटीएम का रेवेन्यू डायरेक्टली पेटीएम पेमेंट्स बैंक से आया था। और एक्चुअल में अगर आप देखेंगे, पेटीएम पेमेंट्स बैंक पेटीएम का फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड मोस्ट प्रॉफिटेबल सब्सिडरी है। तो भैया पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर रेस्ट्रिक्शन लगेगा तो दिक्कत तो होगी। अब क्वेश्चन आता है कि यार क्यों रेस्ट्रिक्शन लगा? तो यार आरबीआई ने एग्जैक्टली तो बताया नहीं है। एक रिपोर्ट आई थी कि यार पेटीएम शायद अपना कुछ डेटा चाइनीज सर्वर्स में रखता है और आपको पता ही कि यार एंड फाइनेंशियल्स और अलीबाबा इन्वेस्टर भी हैं पेटीएम में, तो ये एक बड़ा कंसर्न था। फिर पेटीएम ने बोल दिया कि भैया ऐसा कुछ नहीं है, सारा डेटा हम यही स्टोर करते हैं। उसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स आई कि यार शायद पेटीएम अपने डॉर्मेंट अकाउंट बंद नहीं कर रहा, इसलिए रेस्ट्रिक्शन लगे हैं, या फिर सारे अकाउंट्स के फुल केवाईसी नहीं हुए हैं जो कि 1 साल से ज़्यादा पुराने हैं, या शायद वो ज़्यादा पैसे रख रहे हैं एक अकाउंट में जितना एक पेमेंट्स बैंक को अलाउड है उससे ज़्यादा। अब एग्जैक्ट रीज़न तो पता नहीं है, बट यार ये हमको समझना पड़ेगा कि यार आरबीआई काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है और काफ़ी ज़्यादा रेगुलेट करने लग गई है फाइनेंस वाली कंपनीज़ को। आप एचडीएफसी बैंक का एग्जांपल ले लो, वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक है इंडिया का, बट आरबीआई ने उन पे भी रेस्ट्रिक्शन लगाई थी कि यार वो नए क्रेडिट कार्ड्स और डिजिटल प्रोडक्ट्स इशू नहीं कर सकते जब तक वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करते। और एक्चुअल में ये बैन 9 महीने तक रहा और पूरा बैन हटने में तो यार 1 साल लग गया। वैसे मास्टर कार्ड पर भी रोक लगाया है नए क्रेडिट कार्ड इशू करने के लिए, और वो बैन भी पिछले साल चल रहा है। तो इतनी बड़ी कंपनीज पे भी अगर इतने टाइम तक रेस्ट्रिक्शन लगा देती है तो एक्चुअल ड्यूरेशन कब तक ये रेस्ट्रिक्शन लगेगी वो तो पता नहीं है, डिपेंड करेगा कि यार एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। बट ये मान के चलो कि यार जब तक पूरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी आरबीआई कोई शॉर्टकट देगा नहीं। अब दिक्कत ये क्या, जो पेटीएम के इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि यूपीआई, वॉलेट्स, डिपॉजिट अकाउंट्स, ये सब पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अंडर आते हैं और जिनके ऑलरेडी अकाउंट्स हैं पेमेंट्स बैंक में उनको तो कोई दिक्कत होगी नहीं, पर नए अकाउंट्स बन नहीं पाएंगे और पेटीएम अपने नए कस्टमर सिर्फ यूपीआई और मोबाइल वॉलेट्स के थ्रू ही ऐड कर पाएगा। अब इसमें भी वही दिक्कत आती है कि यार मोबाइल वॉलेट्स में मैक्सिमम आप 99,999 रुपीज़ रख सकते हो, जबकि जब उनका पेमेंट्स बैंक था तब आप हर अकाउंट में 2 लाख रुपए तक रख सकते थे, और उससे ज़्यादा अगर आप रखते थे तो फिर पेटीएम अपने कमर्शियल बैंक पार्टनर के साथ एफडी करवा देता था। तो अब ये जो पैसे हैं उनका एक्सेस मिलेगा नहीं। बट उससे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि यार पेटीएम जो अपना स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए अप्लाई करने जा रहा था, जिसके लिए एक्चुअल में मार्च के स्टार्टिंग में पेटीएम का प्राइस गिरा था, वो काफ़ी हद तक डिले हो जाएगा। अब आप बोलेंगे भैया स्मॉल फाइनेंस बैंक से पेटीएम को क्या फ़ायदा होगा? देखो पेटीएम अभी कर तो बहुत सारी चीज़ रहा है, बट मेजर चीज़ जो उनका सक्सेसफुल है वो है उनका लेंडिंग डिवीजन, जिसमें वो अपने कस्टमर्स को पैसे लेंड करते हैं और उसमें उनको इंटरेस्ट मिलता है। अब दिक्कत ये है कि यार क्योंकि वो पेमेंट्स बैंक है तो खुद से पैसे लेंड नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए उनको एनबीएफसी के साथ पार्टनर करना पड़ता है और वो सिर्फ एक मिडिल मैन की तरह काम करते हैं। अब मान लो उन्होंने किसी को लोन दिया 22% के इंटरेस्ट रेट पे, तो एनबीएफसी से उनको लोन 15-16% में मिलता होगा और उसके ऊपर प्रोसेसिंग चार्ज, ये चार्ज, वो चार्ज लगा दोगे तो हार्डली 4-5% का ही मार्जिन बचता है। बट अगर उनको स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस मिल जाता तब वो खुद से लोन दे पाते हैं और इससे उनका मार्जिन काफ़ी ज़बरदस्त हो जाता, क्योंकि जो कस्टमर्स उनके पास पैसे डिपॉजिट करते हैं उस पर वो करीब 6% का इंटरेस्ट रेट देते और 22% में अगर वो पर्सनल लोन देंगे तो उनके पास 13-14% का मार्जिन रहेगा, जो कि काफ़ी बढ़िया है और हेल्प करेगा उनको प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ मूव करने में। बट अब यार वो प्लान तो डिले हो गया
और दूसरा एनालिस्ट का ये कहना था कि यार अगर ये प्लान एग्जीक्यूट भी हो जाता तब भी कोई गारंटी नहीं थी कि यार पेटीएम प्रॉफिटेबल होगा, क्योंकि यार ये जो BNPL यानी बाय नाउ पे लेटर का सेगमेंट है जिसमें छोटे छोटे कस्टमर्स को लोन दिए जाते हैं और पेटीएम यूजुअली 8-10 हज़ार रुपये के लोन देता है, तो वो इंडस्ट्री भी इतनी ज़्यादा टेस्ट नहीं हुई है। सारी कंपनीज लोन तो दे रहे हैं बट लोन रिकवरी में दिक्कत हो रही है। तो कितने लोन्स रिकवर होंगे, कितने नहीं हो पाएंगे, और अगर रिकवर होते भी हैं तो इसको एट स्केल ज़्यादा लोगों को कैसे वो लोन देंगे ताकि उनका प्रॉफिट्स बढ़े, वो भी अभी तक पेटीएम को फिगर आउट करना है। तो इसके वजह से इन्वेस्टर्स को भी आइडिया नहीं लग रहा यार पेटीएम कब तक प्रॉफिटेबल होगा, और उससे बड़ी बात क्या प्रॉफिटेबल हो भी पाएगा। अब यार पेटीएम के एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं, बट ये जो न्यूज़ है ये काफ़ी नेगेटिव है और इसकी वजह से उनका ब्रांड काफ़ी ज़्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट हुआ है और उसकी वजह से आप देख रहे हैं कि यार शेयर प्राइस इतना गिर रहा है। अब जो अगली उनकी बड़ी प्रॉब्लम है कि यार वो एक्चुअल में प्रॉफिटेबल कैसे होंगे उसका कोई आइडिया नहीं है। मतलब पेटीएम ने बहुत सारे चीज़ों में एक्सपैंड तो कर ही लिया है, जैसे पेमेंट सर्विस, क्लाउड एंड कॉमर्स, फाइनेंशियल सर्विसेज एक्सेट्रा, और हर चीज़ में बहुत सारे सब्सिडरीज भी हैं। बट जहाँ से सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बन सकता था वहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस लग गई है। और दूसरा यार वो जो सुपर ऐप टाइप का बन रहे थे कि यार आप एक ही ऐप से गेमिंग भी कर सकते हो, आप यहाँ पे शॉपिंग भी कर सकते हो, खाना भी ऑर्डर कर सकते हो, इंश्योरेंस भी ले सकते हो, बिल्कुल चाइना के वीचैट की तरह। बट दिक्कत ये हुई कि यार वो कंपनीज प्रॉफिटेबल थी, और अभी भी आप देखोगे कई सारी कंपनीज बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड हैं, बट यार हर कंपनी प्रॉफिटेबल है। जैसे आप अमेजोन को देख लो, उनके ई-कॉमर्स में उनको लॉस होता है पर वो अपने AWS में बहुत प्रॉफिट्स कमाते हैं जिसको कि वो अपने ई-कॉमर्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो पेटीएम में दिक्कत ये है कि यार वो सुपर ऐप बनने तो चलें बट प्रॉफिट उनको कहीं से नहीं आ रहा। और आजकल यार कई और कंपनीज भी हैं जो सुपर ऐप बन रहे हैं। आप फ़ोनपे को देख लो, अब धीरे धीरे व्हाट्सएप को देख लो, तो बेसिकली कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है नहीं और इन्होंने इतने सारे डिफरेंट चीज़ों में एक्सपैंड कर लिया है बट किसी में भी इनका प्रॉफिट नहीं है, तो इसीलिए इनको काफ़ी दिक्कत आ रही है। ऊपर से उनके लॉसेस भी कंटिन्यूसली बढ़ते आ रहे हैं। अभी आप देखेंगे यार उनके एम्प्लॉय एक्सपेंसेस भी पिछले 1 साल में 40% से भी ज़्यादा बढ़े हैं, क्योंकि यार वो अपना फाइनेंशियल सर्विसेज का डिवीजन काफ़ी बढ़ा रहे हैं, उसके लिए टेक टीम और सेल्स टीम भी हायर कर रहे हैं, प्लस काफ़ी लोग यार कंपनीज तो छोड़ते ही हैं, तो इससे भी यार उनके दिक्कत हो रही है। और जो मेन बात है कि यार पेटीएम डीमोनेटाइजेशन के बाद सबसे ज़्यादा ग्रो हुआ था क्योंकि डिजिटल पेमेंट्स पॉपुलर होने लगे थे और तब मोबाइल वॉलेट्स फास्टेस्ट वे था किसी को पैसे देने के लिए। बट जितना फ़ायदा गवर्नमेंट के डीमोनेटाइजेशन डिसीजन से नहीं हुआ, उससे ज़्यादा फ़ायदा तो यार जब गवर्नमेंट UPI लेके आई तब हो गया, क्योंकि तब मोबाइल वॉलेट्स की ज़रूरत नहीं पड़ी, डायरेक्टली आप ऐप से बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हो। और क्योंकि पेटीएम का मोबाइल वॉलेट का बिजनेस था तो उन्होंने जल्दी UPI में शिफ्ट नहीं किया, और इसीलिए आप देखेंगे यार उसमें मार्केट लीडर्स गूगल पे और फ़ोनपे बन गए, जिनका मार्केट शेयर अभी UPI के फील्ड में 70 से 80% है। तो वहीं से यार पेटीएम का स्लो डाउन शुरू हो गया। अब एक मोड जो पेटीएम के पास बचा था कि उनके पास बहुत ज़्यादा कस्टमर डेटा है जिसमें उनको पता है कि यार कस्टमर्स के क्या स्पेंडिंग पैटर्न्स है, कहाँ वो कितना खर्च कर रहे हैं, और उसके बेसिस पे वो सही कस्टमर्स को सही अमाउंट ऑफ लोन सही इंटरेस्ट रेट पे दे सकते हैं। बट अब वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी कम होने वाला है क्योंकि RBI अब अकाउंट एग्रीगेटर नेटवर्क इनिशिएटिव लेके आ रहा है। तो बेसिकली ये जो कस्टमर्स का डेटा है जो कि बैंक्स और ये फिनटेक स्टार्टअप्स कलेक्ट करते हैं, RBI चाहता है कि यार ये डेटा सारे फिनटेक स्टार्टअप्स को एक्सेसिबल हो, क्योंकि वो चाहते हैं कि यार ऐसा ना हो कि यार ये जो सारा फाइनेंशियल डेटा हो एंड में सिर्फ एक कंपनी के पास ही रह जाए, जैसे कि चाइना में हुआ था। तो इसलिए जो भी नए नए फिनटेक स्टार्टअप्स आएंगे उनको भी ये सारे कस्टमर डेटा का एक्सेस मिलेगा। तो वो जो इतने पैसे खर्च करके पेटीएम ने अपना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनाया था वो अब काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। और इसीलिए लॉन्ग टर्म में भी यार पेटीएम क्या ऐसा अलग करेगा उसका भी कोई आइडिया नहीं है इन्वेस्टर्स को। तो बेसिक फंडा ये है कि यार पेटीएम ने इंडिया का सबसे बड़ा IPO तो कर दिया, और इनिशियली काफ़ी लोग एक्साइटेड भी थे क्योंकि यार पेटीएम सबने यूज़ किया और पेटीएम इंडिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप था। बट अब प्रॉब्लम काफ़ी सीरियस हो गई है। अब विजय शेखर शर्मा और उनकी टीम को फिगर आउट करना पड़ेगा कि यार कंपनी को कैसे ग्रो कराएंगे। और जो मेन चीज़ हमें सीखने को मिलती है वो ये है कि यार कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो कि ईजीली कॉपी ना हो पाए वो बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा फोकस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब तक आप किसी फील्ड में प्रॉफिटेबल या मार्केट लीडर नहीं बनते हो। और तीसरा, हमेशा बैकअप प्लान रेडी रखने की ज़रूरत है, स्पेशली जब आप एक पब्लिक कंपनी हो, क्योंकि यार आपका हर छोटा डिसीजन बहुत बड़ी न्यूज़ बन सकती है, और अगर आपने सही बैकअप नहीं रखे तो कंपनी को काफ़ी दिक्कत होगी। बट ऑफकोर्स विजय शेखर शर्मा को यार इतने साल का एक्सपीरियंस है, होपफुली वो उनकी टीम के साथ मिलके कुछ तरीका ढूंढ लेंगे। बट क्या आपको लगता है कि यार क्या पेटीएम प्रॉफिटेबल हो पाएगा, और आप में से कितने लोगों ने पेटीएम के शेयर्स खरीदे हुए हैं? कमेंट्स में अपने ओपिनियन ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अपने सारे दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह शेयर कर देना। चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लेना और घंटा दबा देना ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। आगे हम ऐसे ही स्टार्टअप, बिजनेस, मोटिवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड बातें करेंगे। जल्दी मिलते एक नई और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ।
धन्यवाद।